नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सारडा, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। अभी तक हमने देखा था ओपन और क्लोज सर्कुलेशन के बारे में और साथ साथ में सिंगल और डबल सर्कुलेशन के बारे में। अगर आपको अभी तक की वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादातर लोगों तक ये चीज़ पहुँचाइए ताकि उन्हें भी ये चीज़ सीखने का मौका मिले। हम अब आगे बढ़ते हैं ब्लड के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड में क्या रहता है ऐसा? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हर एक वर्ड स्पेसिफाई करता है। फ्लूइड मैंने जो बहता है, कनेक्टिव टिश्यू है ये। दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। अब ये कहाँ से डिराइव होता है? इट इज डिराइव फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ऐसे आप सोच रहे हैं क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स रहती है, दैट इज एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। और ब्लड जो होता है वो डिराइव होता है मेसोडर्म से, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। ओके, तो अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से डिराइव होता है, तो आंसर वुड बी मेसोडर्म। मूविंग ऑन, ब्लड के कंपोनेंट्स। ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा ऐसा कंस्टिट्यूट करता है 55% ऑलमोस्ट। 55% is made up of plasma and remaining 44 to 45% is blood cells, which include RBCs, WBCs and platelets. तो हम पहले ध्यान देते हैं प्लाज्मा के बारे में, जो 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड को। तो प्लाज्मा में 90% तो ऐसे पानी ही है, 90% इज वाटर, 7 to 8% उसमें रहते हैं प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स कौन से? ये प्लाज्मा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। वो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया गया है। एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के काम में आता है। ग्लोबुलिन बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है और फाइब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में काम में आता है। तो ये फंक्शंस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या रहता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए 7 to 8%। जो बाकी सारी चीज़ें जैसे कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। फूड में क्या रहेगा? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसरॉल्स। और फूड है तो एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं? यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। क्रिएटिनिन भी है उसमें। कुछ रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एंजाइम्स और हार्मोन्स, बस आई गेस। और हिपेरिन, दैट इज एंटी ब्लड एंटीकोएगुलेंट, जो फ्लूइड के स्टेट में ब्लड को रखता है। मूविंग ऑन, जो ब्लड के सेल्स है जो 44 to 45% कंस्टिट्यूट करते हैं बचा हुआ, उसमें क्या क्या आता है? दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पोसेल्स। सब एक ही चीज़ है, एक ही नाम है, कंफ्यूज मत रहिएगा। एरिथ्रोस मतलब रेड और साइट्स मतलब सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स। WBCs इनको बोला गया है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और ल्यूकोसाइट्स। और ऐसी प्लेटलेट्स को बोला गया है थ्रोम्बोसाइट्स। शुरुआत करते हैं हम एरिथ्रोसाइट से, आरबीसीस से। आरबीसीस कैसे रहते हैं स्ट्रक्चर में? दे आर सर्कुलर रहते हैं और बाय कॉन्केव रहते हैं। बाय कॉन्केव मतलब क्या? हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। बाय कॉन्केव मतलब दोनों साइड से इसको डिप्रेशन रहता है अंदर की तरफ। जैसे एक आटे का गोला है और दोनों साइड से आप दबा दीजिए, पिंच कर दीजिए, तो जैसा डिप्रेशन क्रिएट होगा, दैट इज बाय कॉन्केव। सर्कुलर, बाय कॉन्केव, ई न्यूक्लिएटेड। अब न्यूक्लिएटेड मतलब हमें पता है, ई न्यूक्लिएटेड यानी क्या होता है? ई न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द मैच्योर फॉर्म। सेल्स किसी से कोई और सेल से बनते हैं, जब आरबीसीज बनते हैं रेटिकुलोसाइट से।
आपको डिटेल इसके बारे में नहीं दिया गया है। रेटिकुलोसाइट से आरबीसीज बनते हैं और अपने आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी मैच्योर फॉर्म में इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, कुछ सेल साइटोप्लाज्म के इंपॉर्टेंट मशीनरीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी के कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीसीज का मेन काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए और एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो, इसलिए इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। नो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है, आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट रहता है, बट ऐसे इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि है कैमल और लामा, जिसमें सेल न्यूक्लिएटेड रहता है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब सेल के डायमेंशंस के बारे में जाते हैं हम। डायमेंशंस में डायमीटर सेल का 7 माइक्रोन का रहता है, अबाउट 7 माइक्रोन, और उसकी थिकनेस 2.5 माइक्रोन की रहती है। अगेन हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों साथ में स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनके डायमेंशंस को हम कंपेयर करें, आसानी से स्टडी कर पाए और कंपैरेटिवली आगे ज़्यादा ध्यान रख पाए। ये डायमेंशंस याद रखिए, काम में आते हैं। नाउ काउंट, आरबीसी काउंट, टोटल आरबीसी काउंट कितना है? ये मेल और फीमेल में वैरी करता है। मेल और फीमेल में वैरी करता है। मेल में इसका काउंट रहता है 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 1 मिलीमीटर क्यूब के ब्लड में 5.1 to 5.8 मिलियन सेल्स रहते हैं मेल में, और फीमेल में 4.3 to 5.2 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अब आते हैं हम इनके लाइफ स्पैन के ऊपर। लाइफ स्पैन कितना है इनका? 4 महीने के आसपास, अबाउट 120 डेज, 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन रहता है। उसके बाद इनकी सेल डेथ होती है। तो आप सोच रहे होंगे सेल जनरेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, हम उस पर आते हैं। इसके फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है एरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और एरिथ्रोस का हमको पता है रेड सेल्स। एरिथ्रोपोएसिस आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है एरिथ्रोपोएसिस। और अगर इनके इंक्रीज इन नंबर अगर देखा गया होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज, तो हम उसको कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारे, और साइथेमिया यानी सेल्स। हर एक वर्ड को ब्रेक करके लर्न करना सीखिए, इसको समझना सीखिए, आपका अप्रोच बेटर रहेगा स्टडी की तरफ। और अगर डिक्रीज इन नंबर अगर देखा गया तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया। साइटोपेनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन नंबर, और एरिथ्रो का मतलब हमें पता है। आगे भी आप देखेंगे ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपोएसिस, पोएसिस का मतलब फॉर्मेशन, पेनिया का मतलब डिक्रीज। तो डिक्रीज इन नंबर के बारे में कहेंगे हम एरिथ्रोसाइटोपेनिया। अगर आपको ये टेबल पसंद आया तो आप इसे पॉज करके आगे देख सकते हैं। नाउ अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें हम देखते हैं कि ब्लड की आरबीसी की ऐसी क्या खासियत होती है जो इतनी तादाद में वो मौजूद होते हैं और इतना इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम वो कर रहे हैं। ये क्या है देखते हैं। वो है हीमोग्लोबिन को कैरी करना। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन द ब्लड इन द आरबीसीज। तो हीमोग्लोबिन काउंट भी फर्क पड़ता है मेल और फीमेल्स में। इनके कोई भी चीज़, या तो आरबीसी का काउंट कम हो जाए या हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाए, ऐसे केसेस में एनीमिया के केसेस आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में एनीमिया के केसेस आ सकते हैं। तो हम हीमोग्लोबिन देखा है, मेल में आता है 14 to 17 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। सिमिलरली फीमेल्स में 13 to 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये होता है हीमोग्लोबिन काउंट। इसके बारे में एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन यानी जहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस होता है, तो वो कहाँ होगा? फीटस में अलग होता है और एडल्ट्स में अलग होता है। फीटस में जब वो बच्चा माँ के पेट में रहता है तब वो होता है लिवर और स्प्लीन के अंदर, और एडल्ट्स में वो होता है रेड बोन मैरो के अंदर। इतना ही नहीं, अब जब जनरेशन होगा तो उसका डेथ भी होगा। लाइफ स्पैन 120 दिन की है। उसके बाद जब डेथ होगा तो वो कहाँ होगा? मोस्टली लिवर और स्प्लीन में किया जाता है डेथ, और स्प्लीन मोस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। इसके अलावा स्प्लीन में एक्स्ट्रा आरबीसी सेल्स का पैकेज भी रहता है, जो कि इन केस ऑफ नीड वहाँ से रिलीज होता है। साथ ही साथ वो ग्रेवयार्ड भी है, यानी वहाँ पर सेल डेथ होती है आरबीसीज की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए एक पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है,
एक सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नॉट पिगमेंट, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन, जो कि जनरेट होता है किडनी से। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग ऑन, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और कॉर्पोसेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, दे आर कलरलेस। हम आरबीसी में देखे थे दे आर रेड कलर्ड, हियर दे आर कलरलेस। अमीबॉइड, न्यूक्लिएटेड, डायपेटिसिस। डायपेटिसिस क्या है उसके पहले देखते हैं अमीबॉइड। अमीबॉइड क्यों बोला गया? अमीबॉइड यानी अमीबॉइड शेप है इनका, उनका स्ट्रक्चर है ऐसा, और ड्यू टू देयर अमीबॉइड प्रॉपर्टी ये डायपेटिसिस कर सकते हैं। डायपेटिसिस क्या होता है मैं बताता हूँ। डायपेटिसिस इज द एबिलिटी ऑफ द डब्ल्यूबीसीज टू स्क्वीज इन बिटवीन द कैपिलरी सेल्स। कैपिलरी सेल्स के बीच में से स्क्वीज होकर निकल जाता है बिकॉज ऑफ देयर अमीबॉइड स्ट्रक्चर, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डायपेटिसिस। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है डब्ल्यूबीसीज की। इसके बाद में हमने आरबीसी का काउंट देखा था 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। यहाँ वो काफी कम है, दैट इज 5000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। सिमिलरली लाइफ स्पैन हम देखेंगे, आरबीसी का 120 डेज है, बट डब्ल्यूबीसी का इट्स ओनली 3 to 4 डेज। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को कहा गया है ल्यूकोपोएसिस। पोएसिस यानी फॉर्मेशन, ल्यूको यानी ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूकोसाइटोसिस इज द इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसीज। ये कहाँ पाया जाता है, किन केसेस में पाया जाता है? इन्फेक्शन के केसेस में, प्रेगनेंसी के केसेस में, और न्यूबॉर्न के केसेस में। क्योंकि प्रेगनेंसी के केस और न्यूबॉर्न के केस में इसलिए ताकि न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी प्रोवाइड हो, इसलिए प्रेगनेंसी के केसेस में ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज जनरेट होते हैं, और न्यूबॉर्न में भी ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज जनरेट होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। नाउ डिक्रीज इन नंबर, डब्ल्यूबीसीज कब गिरेंगे? डब्ल्यूबीसीज आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है फाइट करने के लिए, तो उनके डिक्रीज कब होंगी? जब आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर अटैक होगा। तो इम्यूनिटी पर अटैक किन केसेस में होता है? एड्स, टीबी, एचआईवी एक्सेट्रा। इन केसेस में डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी नंबर इज फाउंड। नाउ डब्ल्यूबीसी की खासियत क्या है, वो कितने टाइप्स के हैं? खासियत तो हमने देख ली उसकी, डायपेटिसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब उसके टाइप्स देखते हैं। इधर ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स, दो टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। ग्रैन्युलोसाइट्स यानी उनके साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर रहेंगे, यानी साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या चीजें आती है? उसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, उसमें आता है आपके बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। आप सोचेंगे आपको कुछ नाम नए लगेंगे, बट प्लीज बियर विथ मी, आपको ये आगे बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। न्यूट्रोफिल्स ये 70% कंस्टिट्यूट करते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का, यानी इस काउंट का टोटल 70% आर न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि दे आर स्टेन्ड बाय न्यूट्रल डाइज। न्यूट्रल डाइज से वो स्टेन होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी वो दूसरे सेल्स को, सेल डेब्रिस को एनगल्फ करते हैं। उसको ये सेल है, सेल डेब्रिस है, या फिर जो हमारे काम का नहीं है, एलियनेटेड सेल है, उसको हम खत्म करना है। तो ये न्यूट्रोफिल जो आपका साइटोप्लाज्म विद अ ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म, ये ऐसे प्रोजेक्शन देगा बाहर और इसको एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ करके उसके अंदर लाइसिस यानी ब्रेक करने वाले एंजाइम्स रिलीज करेगा, जिससे उसका ब्रेक डाउन होगा। तो फैगोसाइटोसिस इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 2 to 7 लोब्स में फॉर्म्स इसमें दिखाई देते हैं न्यूट्रोफिल्स में। मूविंग ऑन, वी मूव टू बेसोफिल्स। बेसोफिल्स कंस्टिट्यूट, दे आर वेरी रेयर, 0.5 to 1% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। इनका ये कहाँ पाए जाते हैं, किन केसेस में पाए जाते हैं? दे रिलीज हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन यानी आप सोच रहे होंगे एलर्जी के रिस्पॉन्स में। एग्जैक्टली एलर्जी के रिस्पॉन्सेज में बेसोफिल्स का इंक्रीज पाया जाता है। नाउ बेसोफिल्स आर स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। बेसिक डाइज का एग्जांपल है मिथिलिन ब्लू। मिथिलिन ब्लू के केस में ये स्टेन होगा। और सिमिलरली इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल में एसिडिक डाइज। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, उनको स्टेन करेगा एसिडिक डाई, दैट इज इओसिन, जो कि 1 to 3% में। ये नंबर इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशन किए गए हैं, इन्हें नोट डाउन कीजिए, याद रखिए। मूविंग ऑन, जो कि मैंने बताया था इओसिनोफिल्स का काम क्या है, ये एंटीहिस्टामिन सिक्रेट करते हैं। अगेन ये भी एलर्जी रिस्पॉन्सेस में पाए जाते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में इनका इंक्रीज पाया जाता है। अब आते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आप सोच रहे होंगे, लिम्फोसाइट्स एग्जैक्टली इम्यूनिटी वाले सेल्स। इसमें दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं,
T lymphocytes and B lymphocytes. 23 to 30% कंस्टिट्यूट करता है आपके टोटल WBCs का, और T और B lymphocytes, आप बस इतना याद रखिए, T lymphocytes आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. सेल मीडिएटेड यानी डायरेक्ट सेल एनगल्फ करके उसको फैगोसाइटोसिस वाला एक्शन, अगेन दैट इज परफॉर्म्ड बाय T lymphocytes. T lymphocytes and B lymphocytes. T सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं और B एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स दोनों लिम्फोसाइट्स के अंदर आते हैं. मूविंग ऑन, मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स. इनका साइज जनरली आरबीसी से डबल होता है, ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ आरबीसीज. दे make 3 to 5% of the total WBCs. They are also called the scavenger cells. Scavenger cells ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि अगेन फैगोसाइटोसिस में बहुत काम आते हैं मोनोसाइट्स. फैगोसाइटोसिस हमने आपको बताया था, सेल एनगल्फ करके उसका लाइसिस यानी ब्रेक करके उसको खत्म करना. सेल डेब्रीज जो एक्स्ट्रा के वेस्ट के सेल्स पड़े हैं उसको रिमूव करता है मोनोसाइट्स मेजरली, इसलिए उसको स्कैवेंजर सेल कहा गया है, मोनोसाइट्स. अभी तक हमने देखा आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज. मूविंग ऑन, हम पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा गया है. अब ये क्या है? दे आर बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, सेल फ्रैगमेंट्स ऑफ, फ्रैगमेंट यानी टुकड़े, सेल फ्रैगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स. मेगाकैरियोसाइट के सेल के फ्रैगमेंट है ये. अगेन नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन देम. इनका काउंट क्या है? इनका काउंट 2.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. बाकी तो सारे फैक्टर्स है, नाम है, अमाउंट है, आपको याद रखनी पड़ेंगी. जो अगेन जो इजी चीजें हैं, थ्रोम्बोपोएसिस यानी फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स. थ्रोम्बोपोएसिस, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, और पोएसिस यानी फॉर्मेशन. मूविंग, उसका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन प्लेटलेट्स का दैट इज क्लॉटिंग. क्लॉटिंग के काम में मेजरली थ्रोम्बोसाइट्स का रोल होता है. मेजर रोल थ्रोम्बोसाइट्स प्ले इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म. अब क्लॉटिंग क्या होता है एग्जैक्टली? जब आपका ब्लीड होता है, जब आपको कोई इंजरी होती है तो ब्लीडिंग होती है. वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, वहाँ पे परमानेंट पॉज लगाने के लिए जो मैकेनिज्म काम में आता है दैट इज क्लॉटिंग. अब इसके दो पाथवेज है, यानी दो तरीके से क्लॉटिंग होती है. एक है इंट्रिंसिक पाथवे, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे टिश्यू ट्रॉमा के ऊपर काम करता है. इसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं, क्लॉटिंग किस तरह काम करता है. क्लॉटिंग एक कैस्केड प्रोसेस है. कैस्केड प्रोसेस या क्या होता है मैं बताता हूं. कैस्केड प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. इट्स जस्ट लाइक कि वुडन ब्लॉक्स बहुत सारे एक लाइन में रखे हुए हैं. आपने खेला होगा, एक वुडन ब्लॉक को मारो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे गिरते चले जाते हैं. और उसमें से इसी प्रोसेस को कैस्केड बोला गया है. एक रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा. अगर आप उसमें से एक भी बीच का ब्लॉक हटा देंगे तो रिएक्शन रुक जाएगा. एग्जैक्टली सिमिलर वे में ये रिएक्शंस भी रुक जाएंगे. अगर एक हमने रिएक्शन बीच में से निकाल दिया, स्टॉप कर दिया, तो पूरे रिएक्शन रुक जाएगा. तो कैस्केड प्रोसेस इसको बोला जाता है. इंट्रिंसिक पाथवे, दे गो वाया द कैस्केड प्रोसेस. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो पाथवे हैं. इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? 13 फैक्टर्स पाए जाते हैं आपके बॉडी में, क्लॉटिंग फैक्टर्स. 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स. 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स. अब ये फैक्टर्स इंश्योर करते हैं ये कैस्केड प्रोसेस को. और मेन आपका फैक्टर जो काम में आ रहा है, जो दोनों तरफ कॉमन है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में, वो है फैक्टर नंबर 10th. फैक्टर नंबर X और 10th जो आगे प्रोवाइड करता है, जो अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है. आप ये सोच रहे होंगे कितना सारा हो गया. बेसिकली आप ये सोचिए, फाइब्रिनोजन आपके ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, बट वो सॉल्यूबल रहता है. वो सॉल्यूबल रहता है, और अब उसको ब्लड को अगर रोकना है तो हमको उसको इनसॉल्यूबल, ताकि वो सॉल्यूबल ना रहे, रोके, मैश लाइक फॉर्म रहता है. इनसॉल्यूबल मैश लाइक फाइब्रिन में फॉर्म होता है. अब ये कैसे, हमारा रिएक्शन यही है जो हमें चाहिए, बट ये कैसे होता है? दिस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन. और थ्रोम्बिन कैसे जनरेट होता है? थ्रोम्बिन इज जनरेटेड फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 10th.
जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में हो। तो बस पूरा जो झमेला है दोनों साइड से फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने में है। तो फैक्टर 10 एक्टिवेट होते ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, जो कि फॉर्म करते हैं क्लॉट। फाइब्रिन फॉर्म्स योर क्लॉट। इसके अलावा जो 13 फैक्टर्स है, अगर आप एमसीक्यू में करना चाहेंगे तो आपको 13 के 13 फैक्टर्स लर्न करने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में फैक्टर पूछे जाता है। स्पेशल फैक्टर्स है फैक्टर 9th। फैक्टर 9th को क्रिसमस फैक्टर बोला गया है। साधारण क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से एक रॉयल डिजीज हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए यानी एक ऐसी डिजीज है जिससे क्लॉटिंग नहीं होती है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती चल जाती है। इट इज फाउंड इन क्वीन एलिजाबेथ। उनके फैमिली में हीमोफीलिया ए रन करता है, यानी फैक्टर नंबर 8 की डिजीज है, इसलिए हीमोफीलिया ए को के एब्सेंस को फैक्टर 8 के एब्सेंस को हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज का नाम देते हैं। और जो फैक्टर नंबर 9th है उसके एब्सेंस से जो होता है दैट इज हीमोफीलिया बी। तो प्लीज कंफ्यूज मत रहिएगा, हीमोफीलिया ए कौन सा, हीमोफीलिया बी कौन सा। 9th फैक्टर इज क्रिसमस फैक्टर, 8th फैक्टर कॉजेस हीमोफीलिया ए। दैट्स ऑल। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। हमने अभी तक कवर किया आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इनके सारे फीचर्स, इनका काउंट, इनका लाइफ स्पैन, इनके कुछ स्पेशल फीचर्स, प्लस प्लाज्मा का कंटेंट। आप ऐसे ही टेबल फॉर्म में अगर इनको स्टडी करेंगे तो आपको आसानी रहेंगी, आप आगे फास्ट लर्न कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देयर इज सो मच टू ग्रास्प। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही टेबल फॉर्म में लर्न करिए और घर बैठिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।